नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज भारत। और यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं बजट के बारे में। साल 2024 का जो नई सरकार बनी है, नई सरकार बनने के बाद ये पहला बजट है। और यहाँ पर हम बजट को पूरी तरीके से डिकोड करेंगे डिफरेंट इंडस्ट्रीज के जो एक्सपर्ट हैं उनकी मदद से। और इसमें हमारे साथ सहयोग करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी ताउरा इलाही। तो चलिए स्वागत करते हैं ताउरा जी। स्वागत है आपका शो में। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी। तो जैसे आपने बताया कि इस सरकार का पहला बजट है और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी का, उनका देखा जाए तो 7वां कॉन्जिक्यूटिव ये बजट रहा है। तो आइए अपने कुछ हम एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं, जल्दी से उनका स्वागत कर लेते हैं। तो हमारे साथ आज हमारे पैनलिस्ट हैं सीए संजय बलोटिया जी। वो एक बहुत वेल नोन सीएस और बैंकर हैं और कई बड़ी कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे दूसरे एक्सपर्ट आज के रहेंगे राहुल जैन जी, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है ये। मिस्टर अरुण, ये भी हमारे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं। और हमारे आज के जो चौथे पैनलिस्ट है वो है सीए चंदन जी, जो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। तो जैसे कि स्वागत है सर आपका बहुत बहुत आज के इस बजट रिपोर्ट सेशन में। तो जैसे कि हमने देखा, हमने बात करी कि जो बजट है नए टैक्स स्लैब के साथ आया है, लोगों के पास उम्मीदें हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी संजय बलोटिया जी से सर, क्योंकि आप बहुत सारी कंपनीज के साथ कनेक्टेड हैं और आप मार्केट को बेहतर समझते हैं कि क्या हमारा टैक्सेशन का प्रोसेस रहेगा और इस नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं, और पिछले 10 सालों में जो उम्मीदें रही थी क्या उस पर खरी उतर पाई थी ये सरकार, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए, इनकम टैक्स के जैसे आपने बजट देखा है कि बजट में बहुत सारी चेंजेस, इसमें बदलाव लाए गए हैं। और लास्ट 10 ईयर्स में गवर्नमेंट ने बहुत बदलाव किया, हमारे इनकम टैक्स के रेजिम में भी न्यू रेजिम भी लेके आए हैं। तो इसमें बहुत वर्ग को फ़ायदा ही मिला है, बहुत को नुकसान भी मिला है। लेकिन अल्टीमेट मार्केट में मेरा जो पर्सनल व्यू है कि मार्केट में लोगों को इसका फ़ायदा मिला न्यू टैक्सेशन पॉलिसी से। पहले की जो टैक्सेशन पॉलिसी थी वो डिफरेंट थी। इवन तो हमारी ये टैक्सेशन वही एक्ट चल रहा है जो पहले का एक्ट चल रहा था। और गवर्नमेंट ने इस पर अभी बोला भी है कि 6 महीने में इसको रिव्यू करके न्यू इनकम टैक्स एक्ट को रिव्यू करेंगे और शायद कुछ नया कुछ आएगा। तो इस बजट में बहुत सारा बदलाव किया है टैक्सेशन के ऊपर। तो मैं शॉर्ट में आप बोलो तो मैं बताना चाहूँगा कि एक तो इन्होंने किया है कंप्रेसिव रिव्यू इनकम टैक्स ऑफ 6 महीने के अंदर करेंगे। और टीडीएस की रेट वगैरह इन्होंने बदलाव की है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे इन्होंने 12.5% कर दिया है, जो अब पहले 10% था। सबसे बड़ा बदलाव हुआ है कि जो प्रॉपर्टी में जो हमारा इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था हमें, वो अब नहीं मिलेगा। इन्होंने प्रॉपर्टी में इंडेक्सेशन बेनिफिट को रिमूव किया है। और सैलरीड क्लास को थोड़ा सा इन्होंने बेनिफिट देने की चेष्टा की है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 किया गया, पहले जो 50,000 की लिए सीमा थी। और फैमिली पेंशन बिल में 15,000 था, उसको 25,000 किया गया। ये बदलाव बहुत किया गया। और जो टैक्सेशन में 2.5 लाख से 3 लाख का करके 5% का रेजिम में 5 लाख, फिर 10% अप टू 10 लाख करके इन्होंने टैक्स को सैलरीड क्लास को 17,000 की फायदा देने की चेष्टा की है। सबसे बड़ा और एक बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम टैक्स किया है कि न्यू एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन के लिए इन्होंने ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन फर्स्ट टाइम जो एम्प्लॉयमेंट लेते हैं तो वो एक बेनिफिट देने की चेष्टा की गई है। इसके अलावा इस बजट में अपार्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स एमएसएमई को बहुत बढ़ावा देने की चेष्टा की गई है। एमएसएमई में क्या किया कि इन्होंने क्या कि बहुत सारी एमएसएमई स्कीम्स लॉन्च की है। जैसे 100 करोड़ तक के जो आपके जो विदाउट कोलेटरल लोन देने की व्यवस्था की गई है, जो बिल्कुल एकदम एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है कि विदाउट कोलेटरल उनको लोन मिलेगा। स्ट्रेस जो एसएमए अकाउंट हम बोलते हैं 0, 1, 2, 3 बोलते हैं, 90 डेज में एनपीओ हो जाते हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस को उनको बचाने की चेष्टा गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से की जाने की इसमें प्रावधान किया हुआ है। तो ये एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत फायदा है। ट्रेड रिसीवेबल जो अपना प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिल डिस्काउंटिंग वगैरह होती है बिल्स की, तो उन्होंने 500 करोड़ की लिमिट को 250 करोड़ की लिमिट किया है। तो इससे बहुत सारी सेक्टर्स को फायदा होगा। और बिग 5 एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन के लिए भी काफ़ी चेष्टा की गई है कि बिग 500 को बोला है कि इंटर्नशिप आपके यहाँ करना जरूरी होगा और उनके लिए गवर्नमेंट्स की तरफ से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनको मिलेगा। तो इस तरह की एक बहुत अच्छी व्यवस्था इसमें की गई है। लेकिन कुछ पेन भी दिया गया बजट में, गेन तो मिला है लेकिन साथ में पेन भी मिला है। तो पेन में जैसे टैक्स की जो है कुछ एसटीटी बढ़ गया है। हाँ,
इक्विटी पे टैक्स बढ़ गया है, एसटीटी की रेट बढ़ गई है, कुछ शॉर्ट टर्म जो 15% होता था गेन वो 20% हो गया है। लोगों की जो उम्मीद थी कि हमें जो है टैक्स की कुछ बेनिफिट मिलेगी, वो सब बेनिफिट गवर्नमेंट ने इसमें नहीं किया है। हो सकता है 6 मंथ के बाद में गवर्नमेंट की जो इनकम टैक्स की न्यू कम्प्रेसिव स्कीम आएगी उसमें क्या है। अच्छा, सबसे बड़ी एक विवाद से विश्वास स्कीम इन्होंने फिर से लॉन्च की है, उसकी डिटेल्स अभी हमने स्टडी नहीं की है। तो वो अच्छी है कि जो टैक्स डिस्प्यूट है वो हमारे से रिजॉल्व हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। और एक फायदा क्या है कि रीओपनिंग ऑफ ये जो था पहले 10 साल का था उसको घटा के 6 साल कर दिया गया, यानी ये सब बेनिफिट दी है। तो ये है कि अल्टीमेट कुछ टैक्स पेन एंड गेन दोनों है। तो मतलब मिला जुला सा हमें मिला जुला है। हाँ, कुछ वर्ग को फायदा मिला, कुछ वर्ग को फायदा नहीं मिला। सर एक सवाल मेरा आपसे है कि ये जो चीजें कुछ सस्ती और कुछ महंगी हुई हैं, तो इसमें जो सोना और चांदी है उस पर ड्यूटी घटाई गई है, तो इससे गोल्ड और ये जो हमारा कमोडिटी मार्केट है इस पर क्या फर्क पड़ेगा? ड्यूटी घटाने से हमारा इंपोर्ट भरेगा, और इंडिया में जैसे पहले के इंपोर्ट भरने से गोल्ड और ज्यादा आएगा। तो अभी इंडिया में जैसे गोल्ड का दाम आप देखिए 75,000 है और अपनी सिल्वर का दाम 90+ चल रहा है। तो इससे क्या है, जब इंपोर्ट ज्यादा आएगा, सप्लाई ज्यादा है, तो मेरा मानना है कि उससे आपका कुछ फायदा होगा कि अपनी प्राइसेस कुछ मेटलाइज होगी कि अपने, और उससे क्या है कि मैं अपना गोल्ड का प्राइस और सिल्वर का प्राइस जो है कुछ घटने की उम्मीद रहेगी। लेकिन वर्ल्ड में गोल्ड और सिल्वर के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो इंडिया में उसका कितना इम्पैक्ट होगा वो अपने समय से बताएगा अपने को। तो ओवरऑल अगर हम समझे तो मतलब इंडिया में इंपोर्ट बढ़ेगा और जिससे शायद गोल्ड के और सिल्वर के प्राइस में भी फर्क पड़ेगा, बट फ्यूचर में देखने को मिलेगा इसका ओवरऑल असर। हाँ, फिलहाल प्रेजेंट में अभी कोई हाँ, फ्यूचर में अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं राहुल सर की तरफ। राहुल सर, आपसे सवाल है कि आप किस तरीके से देखते हैं इस बजट को, जो ओवरऑल ये बजट आए हैं, ओवरऑल आप इस पे क्या ओवरव्यू देना चाहेंगे अपना? I'm sorry, मेरे को आपका सवाल सुनाई नहीं दिया। Am I audible? थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, नहीं राहुल सर, आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ सवाल। अभी मेरी आवाज आ रही है सर आपको? गौरव जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है सर? मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे आवाज आ रही है? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। राहुल जी, मुझे आवाज आ रही है? राहुल जी, एक मोटा ये बताइए कि इस बजट में एज अ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट आप क्या, आपको लगता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड रहेगा, क्या चीजें इन्फ्लुएंस होंगी, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, या जैसे उन्होंने बताया संजय जी ने मिक्स्ड एक रिएक्शन रहेगा, क्या रहेगा? देखिए, एफएनओ सेक्शन के ऊपर जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है वो थोड़ा सा मार्केट में एक्सपेक्टेड था। ऑलरेडी इसके बारे में बातचीत चल रही थी। सेबी के चेयरमैन ने इंडिकेट भी किया था कि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड है, 3 गुना एफएनओ का वॉल्यूम बढ़ चुका है एंड दैट इज़ अलार्मिंग और लोगों का नुकसान हो रहा है। तो उस बेसिस पे एक्शन जो लिया हुआ है वो थोड़ा एक्सपेक्टेड था, लेकिन जितना थोड़ा सा एक्सट्रीम आई फील एक्शन लिया गया है, और ये जो एक्शन है जो 0.1% तक एसटीटी बढ़ाया गया है, इंटेंशन जो गवर्नमेंट की है वो यही है कि वो प्रोटेक्ट करना चाहती है रिटेल इन्वेस्टर को, छोटे इन्वेस्टर्स को जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर काफी एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन ओवरऑल इसका रिस्पॉन्स जो मार्केट पे शॉर्ट टर्म में आना चाहिए वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि जितनी भी अनवाइंडिंग होगी, एंड ऑफ द डे जो ऑप्शंस के अंदर वॉल्यूम रिटेल इन्वेस्टर का आ रहा है वो बहुत छोटे निवेशक है आज की डेट में, ट्रेडर जिनको कहते हैं आज की डेट में, और जब वो लोग अब ट्रेड नहीं कर पाएंगे तो उसका ओवरऑल वॉल्यूम पे इम्पैक्ट जरूर आएगा। तो सेक्टर वाइज अगर देखें तो बीएससी हो गया, एनएसडीएल हो गया, सीडीएसएल हो गया, ये कुछ कंपनीज है जिनके ऊपर इसका इम्पैक्ट आ सकता है आने वाले 2 से 3 क्वार्टर के अंदर। फिर दूसरा इम्पैक्ट आ सकता है ब्रोकर हाउसेस, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गए, एसएमसी हो गई, इन कंपनीज के जो वॉल्यूम्स और रेवेन्यूज है इन पे एक इम्पैक्ट आ सकता है आगे 3 से 6 महीने के अंदर। कुछ सेक्टर्स हैं ये जो इस एक्शन के अगेंस्ट इम्पैक्ट, जिनके ऊपर जिनकी बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट आएगा। फिर एक थीम मेरे को जो सबसे अच्छी लगी इस बारी जो गवर्नमेंट की रही वो रही है कि उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया है। उनकी थीम जो है वो कहती है कि आप जो ये ट्रेडर और स्टॉक मार्केट रिलेटिंग इन्वेस्टर बन रहे हो उसकी जगह आप एक एंटरप्रेन्योर बनो, हम उसमें आपको सपोर्ट करेंगे।
अभी कोइंसिडेंटली परसों ही मैं इंद्रजीत सर से मिला था, जो एमएसएमई के चेयरमैन हैं इंडिया के। तो हमारी इसी बात पे डिस्कशन हो रही थी कि बजट के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे और क्या क्या एक्सपेक्टेड है। तो वो काफी ऑप्टिमिस्टिक थे। वो कह रहे थे कि गवर्नमेंट एमएसएमई को सपोर्ट करेगी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो ये चीज काफी पॉजिटिव देखने को मिली है बजट के अंदर। इससे क्या होगा कि मार्केट के अंदर, जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर अनलिस्टेड जो कंपनीज हैं उनको सपोर्ट मिलेगा एक एसएमई आईपीओ के स्ट्रक्चर के थ्रू लिस्टेड कंपनीज बनने का और एक अच्छी ग्रोथ दिखाने का। तो ओवरऑल इट्स अ प्लस एंड माइनस। एंड जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे इम्पैक्ट आया है वो दैट इज जस्ट आई थिंक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ऑन द मार्केट, उसका ज्यादा लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट नहीं आया एंड ऑफ द डे। क्योंकि आप देखें 15 से 20% में स्टिल इट्स चीपर कंपेयर टू द टैक्स रेवेन्यू टैक्स स्लैब ऑफ 30%। तो कोई कैपिटल गेन कर रहा है और अगर वो 30% टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं तो उनको इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा कैपिटल गेन्स का, मतलब उनकी डिसीजन मेकिंग पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। एंड लॉन्ग टर्म में 10 से 12.5% कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड अ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, नॉट इन अ लॉन्ग टर्म दैट विल बी एडजस्टेड। तो उसका भी इतना इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए मार्केट पे। दो चीजों का इम्पैक्ट जो आ सकता है वो है गोल्ड और सिल्वर का। गोल्ड और सिल्वर की ड्यूटी कम होने की वजह से एक और सेक्टर है जो मेजरली इम्पैक्ट हो सकता है, जो लिस्टेड कंपनीज हैं गोल्ड और ज्वेलरी ट्रेडर्स, जैसे कल्याण ज्वेलर्स हो गया, टाइटन हो गया। इनके स्टॉक प्राइसेस पे आपको एक शॉर्ट टर्म में एक इम्पैक्ट दिख सकता है, क्योंकि जब गोल्ड सस्ता होगा तो इनके मार्जिन पे भी कहीं ना कहीं हिट आएगा। तो लगता है कि सरकार का ये जो बजट है वो थोड़ा प्रॉमिसिंग साउंड कर रहा है कंपैरेटिवली जो पिछले सरकार के बजट रहे इसी सरकार के। जी, तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड बजट रहा है, ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बजट नहीं है सरकार। कंसिडरिंग कि पहला बजट है तो इनका फोकस कैपेक्स पे और फिस्कल डेफिसिट की तरफ मैंने देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की तरफ ज़्यादा रहा है। दो और सेक्टर, अच्छा हाँ मैं आपको बता दूं, जिनमें एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। एक था फर्टिलाइजर और केमिकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म चल रहा था मार्केट के अंदर पिछले महीने से। 20% सर्किट मार रहे थे कि सब्सिडीज आएंगी, एग्रो के अंदर सब्सिडीज आई हैं, बट देयर इज नो सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स। एंड दूसरा सेक्टर जो इसको हुआ है वो है रेलवे सेक्टर। रेलवे के अंदर ऑलरेडी मार्केट में गवर्नमेंट ने काफी कैपेक्स निकाला है, लेकिन इस बजट में उन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया है, तो उसके बाद भी वी कैन सी अ हिट इन द रेलवे सेक्टर इन द शॉर्ट टर्म, जो रेलवे स्टॉक्स हैं उनके ऊपर। जी बिल्कुल। तो गौरव जी आगे बढ़ते हैं और अपने बाकी जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको एक बार ज्वाइन करा। कुछ और गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनको भी इंट्रोड्यूस करा दीजिए ताओरा जी। हमारे साथ अरुण जी हैं जो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं और वेलकम सर। और सीए चंदन जी हैं जो कि फाइनेंशियल प्लानर हैं। हमारे साथ ये दो पैनलिस्ट और जुड़ चुके हैं इस बजट पे डिस्कस करने के लिए। मैं आप दोनों का भी स्वागत करती हूँ और आगे बढ़ने से पहले मैं एक जनरल सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम जब भी बजट की बात आती है तो फाइनेंशियल प्लानिंग का एक टॉपिक जरूर निकलता है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसी चीज है जो हमें मोटा मोटा ना कहीं सिखाई जाती ना पढ़ाई जाती, बस एक कागजी के सामने एक चीज पास होती है कि हाँ जी इतना पैसा आपको मिला है, जो आपने खर्च कर दिया वो हो गया, जो आपका बचा वो आपकी सेविंग में। तो आपको क्या लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी जरूरी है इनकॉर्पोरेट करने में इन टर्म्स ऑफ स्मॉल बिजनेसमैन एंड इन टर्म्स ऑफ बिग बिजनेसमैन एज वेल? चंदन जी। जी थैंक यू, पहले तो मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। देखिए, इसमें मैं थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ज़रूर ऐड करना चाहूँगा फाइनेंशियल प्लानिंग में। इंडिया फॉर लार्जर पार्ट ऑफ हिस्ट्री हैज़ बीन ए पुअर कंट्री। हमारा ऐसा समय था जब हमारे पास 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं था। तो वैसे देश में ऐसा एक्सपेक्ट करना कि सबको फाइनेंशियल प्लानिंग ऑटोमेटिक आती हो या ये स्कूलों के सिलेबस का हिस्सा हो, ये थोड़ा ओवर एक्सपेक्टेशन है। अब जैसे धीरे 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 हम एक अच्छी स्थिति में जा रहे हैं एज एन इकोनॉमी, लोगों की सेविंग्स हो रही है और उनको उसे चैनलाइज करना चाहते हैं फॉर रिटर्न्स। इसका दो कारण है। एक तो कारण है कि सेविंग्स बढ़ी है, अच्छी नौकरियां हैं। दूसरा कारण ये है कि अगर आप एक महानगर में रहते हैं तो आपकी जो कमाई है वो कई बार काफी भी नहीं पड़ती। तो इसलिए आप एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी चाहते हैं। स्पेशली इसको कोविड में बड़ा तवज्जो मिला जब आम नौकरियां चली गई तो लोगों को रिटर्न। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी भी एक प्रोसेस होगा, जैसे सेविंग्स प्रोसेस है, ये अचानक से नहीं होगा। आज फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी की बात इतनी ज्यादा इसलिए हो भी रही है क्योंकि डिमांड है, लोग चाहते हैं सीखना।
लोग मार्केट को अब सच और अब स्टॉक मार्केट के प्रति उस तरह की भावना नहीं है जो आज से 10 साल पहले थी। लोग इसको एक लेजिटिमेट टूल ऑफ इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग मानते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट छोड़ दें, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें इंडिया में जो होम मेकर्स रहे हैं, उनसे अच्छे प्लानर्स मैं किसी को नहीं मानता हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा रहेगी, हाँ इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक अब हम थोड़ा सा बढ़ेंगे, जैसे जैसे इकोनॉमी इंप्रूव होती है, नॉलेज बढ़ती है, हमारी इन्वेस्टमेंट की नॉलेज भी बढ़ेगी। और आप होम ग्रोन, अब जैसे राकेश झुंझुनवाला बहुत बड़े एग्जाम्पल है। जब आदमी खुद कुछ करके दिखाता है एज एन इंडियन की इंडिविजुअल इन्वेस्टर इतना सक्सेसफुल हो गया, तो वो और लोगों को इंस्पायर करता है। तो इट विल बी ए ग्रेजुअल प्रोसेस। और कई बार हम फोर्स करके चीजें भी नहीं कर सकते, उसका फिर बैकलैश आता है। तो एक और फाइनेंशियल सिस्टम से वैसे भी इंडिया में काफी डिस्ट्रेस रहा है पास्ट में। अब रेगुलेशंस अच्छे हैं, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, स्पेशली इंटरनेट। तो अब सिचुएशन थोड़ी बेहतर है, बट इट विल बी ए ग्रेजुअल प्रोसेस। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि जिस देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज मिलता है सरकार की तरफ से, कि वहां पे बिल्कुल फाइनेंशियल लिटरेसी एक साथ में आ जाए। धीरे धीरे आएगी, पर आएगी। अच्छा, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात हो रही है तो सीए का काम कम होगा या बढ़ेगा अगर लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी ज्यादा आ जाएगी, अवेयरनेस हो जाएगी तो? देखिए, सीए का काम एज एन इनेबलर ऑफ बिजनेस है। हमें सीए एज ए प्रोफेशन को ऐसा देखना चाहिए कि बिजनेस के हम साथ जाते हैं, उनको हम गलत चीजों से दूर लाते हैं, उसकी तरफ नहीं ले जाते हैं। तो जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी इंप्रूव होती है, वैसे वैसे सीए का भी काम भी वाइड होगा। अब कितना वाइब्रेंट हो गया। अब आप ट्रांसफर प्राइसिंग कर रहे हैं, 1991 से पहले कहाँ पॉसिबल था। अब फेसलेस असेसमेंट है, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हुई, आपको पैन इंडिया क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं। तो जैसे मैं ये समझता हूँ कि वो जो ट्रेडिशनल सीए प्रैक्टिस थी, जिसमें आप एक तरह से मदद करते थे लूप होल्स निकालने में, वो जमाना अब जा रहा है। आप आज एक कंसल्टेंट हैं जो बिजनेस के साथ चलता है, उनको हेल्प करता है, और आप उनकी ग्रोथ के पार्टनर हैं। तो उस सेंस में एक अच्छा अच्छा दौर है ये ओवरऑल। मतलब कंपैटिबिलिटी अच्छी हो जाएगी फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ। जी जी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल अरुण सर आपसे पूछना चाहूंगा। आवाज आ रही है अरुण सर आपको? यस, क्लियरली आ रही। हाँ, अरुण सर थोड़ा सा पॉलिटिकल वाला सवाल है। और यस। रिसेंट में अभी ये जो बजट आया है इसमें गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश और बिहार को थोड़ा स्पेशल गिफ्ट दिया है। और ओवरऑल उसी की वजह से गवर्नमेंट का जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका ये मानना है कि जो बजट है कहीं ना कहीं सरकार ने डरी हुई है और उसके हिसाब से सरकार ने ये बजट बनाया है। और आपने भी बजट को समझा होगा। तो ओवरऑल इस स्टेटमेंट को और ओवरऑल बजट को लेकर आपका क्या ओवरव्यू है? बेसिकली पॉलिटिकल तो प्रेशर था ही तब, जब से पहले वो चंद्रबाबू जब ज्वाइंट हुए तो नीतीश जी ज्वाइंट हुए, तभी एक कंडीशन थी कि बिहार और आंध्र को कुछ स्टेट मिले, कुछ स्पेशल पैकेज मिले या तो स्पेशल स्टेट का दर्जा मिले, तब जाके वो एग्री हुए थे कि एनडीए में आने के लिए। तो ये तो प्रेशर था और बजट में यही था कि उनको कुछ मिलने वाला था। लेकिन जैसे ही एक एक्सपेक्टेशन ही थी इलेक्शन के पहले कि भाई अगर बीजेपी खुद के दम पे अगर गवर्नमेंट बना लेती तो इतना प्रेशर नहीं झेलती, लेकिन अभी ये दोनों पार्टीज का प्रेशर झेल रही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि अगर बिहार को कुछ कम मिला तो वहां का क्षेत्रीय इलेक्शन नेक्स्ट ईयर, वहां पर स्टेट इलेक्शन आने वाले, उसमें उसको प्रॉब्लम होने वाले। सामने चंद्रबाबू नायडू को भी कुछ ना कुछ चाहिए था। तो उन दोनों को, तीनों, मतलब दोनों स्टेट को इस बजट में काफी कुछ मिला है। तो ये तो एक्सपेक्टेशन थी। सेकंड बात रही बात बजट की, तो बजट में काफी सारे टैक्सेशन वगैरह की बात की गई है। और सब जगह पर देखिए पब्लिक पार्टनरशिप वर्ड्स यूज किया गया है। तो मुझे लगता है कि जो टैक्सेशन बढ़े हैं, स्पेशली कैपिटल गेन टैक्स, आज भले आपको मार्केट में इतनी ज्यादा सेल ऑफ ना दिखी हो या तो इतना ज्यादा प्रेशर ना दिखा, लेकिन ये चीज ट्रिमेंडियसली आ सकती है और आएगी। क्योंकि वैसे भी मार्केट इतना टाइट था तो उनको भी एक रीजन चाहिए था गिरने का, वो रीजन आज शायद बन सकता है। और अभी भी टाइम काफी है, मार्केट और नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर आज एक दिन के लिए देखिए, ऐसे को ट्रेडर आज अगर मार्केट यहाँ पर होल्ड हो रही है बिकॉज ऑफ जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको मैसेज आ रहा है कि नहीं इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप बड़े पैमाने पे 5% देखेंगे तो बहुत ज्यादा पोर्शन होता है जो एफआईडी है इसको प्रेजेंट करता है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में और सेल ऑफ हो सकता है मार्केट में। और थोड़े से जो एक्सपेक्टेशन थी, जैसे राहुल सर ने बताया कि एक फर्टिलाइजर पे एक्सपेक्टेशन थी, रेलवे पे एक्सपेक्टेशन थी, जो एक्सपेक्टेशन थी इतना नहीं आया, तो वो स्टॉक्स भी देखिए नीचे गए, फिर एक स्टेबल आके हो गए। तो वहां भी हमें मूवमेंट इतना नहीं देखना मिला जो मतलब बजट पॉपुलरिस्टिक बनाने की टीम पे वर्क हुआ, नहीं कि बोलते हैं ना
विकासशील बजट नहीं बोल सकते इनको, इतना मतलब जितना हो सके उतना सबको सेटिस्फाइड करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि मार्केट तो इस बजट को इतना ज़्यादा पॉजिटिव लेगा नहीं। हाँ ठीक है, एक आध दिन रिकवरी दे दे, लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा है कि वापस वही थ्योरी पे चलेगा बाजार, और आज नहीं तो कल एक सेल ऑफ आएगा बाजार में। अच्छा, मेरा चंदन सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद, चंदन सर? हाँ गौरव जी, मैं इस सवाल आपके इस पे थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। क्या है, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। अब जैसी आपकी सरकार की स्ट्रक्चर होगी वो आपका रिफ्लेक्शन दिखेगा बजट में। लेकिन हम ये ना भूलें कि 1991 जो रिफॉर्म का बजट था, जो सबसे बड़ा, वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट का बजट था। आप स्ट्रांग तब नहीं है जब सब कुछ आपके साथ है, आप पे नंबर भी है, आप पे क्रिसेंडो भी आपके साथ है। आप स्ट्रांग तब है जब परिस्थिति विपरीत है और फिर भी आप रिफॉर्म की तरफ जाते हैं। क्या है, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन बहुत है। आप देखिए, जब सरकार आई नहीं, पिछली की बात कर रहा हूँ मैं, अब तो खैर स्ट्रक्चर अलग है। तभी भी बड़ा ये था कि मार्gaरेट थैचर, रोनाल्ड रेगन जैसा स्टाइल होगा, लेकिन वेलफेयरिज्म बहुत बड़ा है। आप ग्रोथ देखिए, इस बार की इकोनॉमिक सर्वे में कल देख रहा था, तो 12% का ग्रोथ है वेलफेयरिज्म में। तो आप पॉलिटिकल रियलिटी को बिल्कुल आप उसमें डिसॉल्व करिए अपने बजट में। और आंध्रा और बिहार भी भारत के ही राज्य हैं, उनको भी बिल्कुल जो ड्यू है वो मिलना चाहिए। लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं मिलना चाहिए क्योंकि सरकार का स्ट्रक्चर अब ऐसा हो गया है। वरना फिर आप आपकी लीडरशिप, इफ यू फॉलो द मेजोरिटी, देन व्हाट इज द लीडरशिप फॉर। लीडर तो आप तब है जब आप भीड़ से अलग होके आगे जाए। तो इसलिए उस सेंस में इस बजट में उस तरह का रिफॉर्म नहीं दिखा, जबकि इकोनॉमी की स्थिति बहुत अच्छी है। ऐसी स्थिति 1991 में नहीं थी। 1991 एक क्राइसिस का बजट था, लेकिन रिफॉर्म किया गया और नरसिम्हा राव को उतना क्रेडिट भी नहीं मिला। यहाँ आप कर सकते थे, लेकिन तो इसलिए थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट आपको मार्केट में भी दिखी और जनरली भी है। जी, ताउरा, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे थे? जी, मुझे संजय जी से मेरा एक सवाल है सर। इस बजट के अनाउंसमेंट के बाद आईपीओ का क्या रोल रहेगा, क्या स्कोप रहेगा न्यू कंपनी के, अगर हम रेफरेंस में बात करें? देखिए, आईपीओ का जो रोल है, वो आईपीओ तो डिफरेंट इस बजट से कुछ नहीं है, बल्कि एमएसएमई को जो अपने को जो यहाँ पे गवर्नमेंट की जो स्कीम आई है, और एमएसएमई को गवर्नमेंट बहुत, जैसे अभी इन्होंने बोला राहुल जी ने, कि एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत ज़्यादा ये मार्केट में देना चाह रहे हैं, तो वो उससे आईपीओ का रोल तो अच्छा रहेगा। मार्केट में जो भी अभी हमारे पॉइंट्स के जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ये मेरे हिसाब से इज अ शॉर्ट टर्म मेजर। अब लोगों ने बजट पे रिएक्ट किया, सेल ऑफ किया, लेकिन अल्टीमेट लॉन्ग टर्म में मार्केट, मेरा पर्सनल परसेप्शन है, मार्केट विल बी गुड, मार्केट खराब नहीं रहेगा, और आईपीओ बहुत अच्छी आएगी मार्केट में फ्यूचर में, और काफ़ी एमएसएमई प्लेटफॉर्म में आएगी। मेन बोर्ड की कंपनियां से ज़्यादा एमएसएमई में कंपनियां भी आ भी रही है और फ्यूचर में भी आएगी। जी, राहुल सर, आपसे सवाल है। आवाज आ रही है राहुल सर आपको? जी बिल्कुल। हाँ, अब सर जैसे जो ये बजट आया है, अब बजट के हिसाब से अगर हम बात करें, तो ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्री रहेंगी जिन पे इस बजट का पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा? तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि इसमें काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है एक बैंकिंग सेक्टर के लिए। अगर आप बैंकिंग सेक्टर को देखें तो पिछले 2 क्वार्टर से बैंकिंग सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है। ऑल्दो क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, बैलेंस शीट ग्रो कर रही हैं और लोन बुक भी ग्रो कर रही है इंडिया की। लेकिन इसके अंदर जो गवर्नमेंट ने बोला है कि वो पीएसयू बैंक्स को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश करेगा, कंसिडरिंग दिस एजुकेशन लोन्स और शॉर्ट टर्म स्मॉल बिजनेसेस लोन्स के लिए, उसका एक लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और उसका रिजल्ट आपको इनकी बैलेंस शीट के अंदर हो सकता है इनकी लोन बुक में 6 से 9 महीने के अंदर नजर आने लगे। अभी इमीडिएट इम्पैक्ट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आई बीन वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और मैंने देखा है कि ग्रोथ जो कैपेक्स है गवर्नमेंट का वो मोर टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की तरफ ही है। तो जो इंजीनियरिंग स्टॉक्स हैं उन पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें, आई विल से, जो पूरे सेक्टर के ऊपर, विच शुड शो अ गुड रिटर्न इन 1 to 2 years। फिर और एक सेक्टर है, ऑल्दो इसके बारे में बजट में बात नहीं हुई है, एक 5G रोल आउट के साथ टेलीकॉम सेक्टर है जो अच्छी मूवमेंट दिखा रहा है, विच शुड कंटिन्यू। ऑल्दो बजट में इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कुछ ऐसा बेनिफिट देने की, इट्स ऑलरेडी ऑन अ ग्रोथ पैटर्न, जो एक रिवर्सल देख सकते हैं आप। तो उसके अंदर एक और सेक्टर, ये सेक्टर में आप थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक व्यू रख सकते हैं। हैविंग सेड दैट, मैं एक बात और बोलूँगा, मैंने आपके चैनल पर शायद लास्ट 2 हफ्ते पहले बोली थी, हमको मार्केट बहुत यूफोरिक लग रहा है एंड मार्केट्स आर ड्यू फॉर अ करेक्शन, और वो करेक्शन अभी आई थिंक स्टार्ट हो चुका है। इसके हैज नथिंग टू डू विद द बजट। ये ग्लोबली आप देख सकते हैं, यूएस मार्केट्स के अंदर, आप कमोडिटीज के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि
इसका मेन वजह है फेड्स का पिवट करना। फेड्स अब पिवट करने के कगार पे है। सितंबर में हो सकता है आपको 90% चांस है कि रेट कट देखने को मिले। और जब भी फेड्स पिवट करता है तो मार्केट के अंदर हिस्ट्री बताती है 50 साल की, तो ये 20% की करेक्शन तक आती है। तो बी अ लिटिल केयरफुल, क्योंकि मार्केट इज इन अ यूफोरिक फेज। तो हो सकता है ये करेक्शन बिसाइड्स बजट थोड़ा सा ज्यादा गहरा रहे। तो जो इन्वेस्टर्स अब कैश में बैठे हैं वो थोड़ा सा कॉशियस रह के निवेश करें। और जो अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हैं, हम उनको एडवाइस कर रहे हैं वो अपना मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट बुक करके थोड़ा कैश में आ जाए। सेम इसी से मेरा एक मिलता जुलता सवाल मैं अरुण जी से पूछना चाहूंगी। सर, जैसे आपने बात करके भी राहुल जी ने बताया मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में कि कितना हमें देखने को मिलेगा, तो आपके हिसाब से बजट अनाउंसमेंट के बाद मार्केट पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या रहेगा, सस्टेनेबल रहेगा, कैसा रहेगा? देखो, बजट हर साल आता है और हर बार आता है, तो बजट का इम्पैक्ट 2 to 3 डेज रहता है। उसके बाद बाजार अपनी नॉर्मली जो लाइफ जो जैसा चल रहा था वैसे बाजार चलेगा। और रही बात ग्रोथ स्टोरी की, तो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी आने वाला 30-35 साल इंडिया का है। तो आप इंडिया पे कहीं पर भी पैसा लगाए कि आप कोई भी अच्छे सेक्टर में, तो पैसा बनना ही बनना है। लेकिन हाँ, ऐसा वैल्यूएशन पे लगाए जहां से आपका वेटिंग पीरियड कम हो जाए, आपका लंबा चौड़ा वेटिंग करना ना पड़े। ओवर वैल्यूड पे मत लगाए, जो अंडर वैल्यू है वहां पैसा लगे। जैसे राहुल जी ने बात किया कि यस राइट, फेड जब भी रेट हाइक करता है तो वहां एक देखिए यूएस में भी Q4 बना, यूएस मार्केट भी, सारे वर्ल्ड के मार्केट हाई पे है। तो यहाँ पर एक ड्यू करेक्शन बनता है। ड्यू करेक्शन में मे बी 10% 15% मार्केट नीचे जा सकता है, और वो बेस्ट हो सकता है कि देखिए मार्केट को आगे अगर 27,000 28,000 30,000 भी निफ्टी को जाना है तो वो एक साथ नहीं जाएगा, कंसोलिडेशन करके ही जाएगा। और थोड़ा सा करेक्शन ले तो इन्वेस्टर के पास जिसके पास जो अच्छे वैल्यूएशन या तो नीचे से लिया वो स्टॉक है, अच्छे प्रॉफिट पे है, वो बुक करें। और जहां वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिख रहा है वहीं पर आप पैसा ऑन हैंड रखिए। आपको डेफिनेटली मार्केट मौका देगा ही देगा। मार्केट में एक आपको करेक्शन आए तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी स्टॉक्स लेंगे तो बढ़ेंगे नहीं, लेकिन आपका जो वेटिंग है, कभी कभी क्या होता है कि हम राइट लेवल पे प्राइस पे नहीं लेंगे तो हमें 5-6 साल का वेटिंग हो जाता है। या तो 10 देखिए पास्ट में हुआ है 7 to 8 ईयर्स के बाद हमारे रेट आते हैं। तो ये स्थिति ना हो, अपने पास जितना भी अच्छा प्रॉफिट पोर्टफोलियो में अच्छा स्टॉक है जिसमें प्रॉफिट हो रहा है, वो बुक करके आप अच्छे से वैल्यूएशन या तो वेट करिए 10 to 15% करेक्शन का पर्टिकुलर स्टॉक्स में, तब आप एंट्री उस स्टॉक्स में ले सकते हैं, या तो अपने सिलेक्टेड सेक्टर में आप एंट्री ले सकते हैं। तो ग्रोथ स्टोरी पे कोई डाउट नहीं, इंडिया के वो बढ़ना ही बढ़ना है। वो तो डेफिनेटली बढ़ने वाला है इंडियन मार्केट। और आने वाले 1-2 साल नहीं, 30-35 साल इंडिया का है। जैसे जापान में जो दौर चला था 50 साल का, वैसा ही कुछ दौर इंडिया में आने वाला है। तो इस स्टोरी पे कोई डाउट नहीं कि मार्केट बहुत गिर जाएगा, मार्केट उठेगा नहीं। लेकिन हाँ, राइट वैल्यूएशन पे लेंगे तो आपका पैसा बनने का चांसेस ज्यादा होगा। अच्छा अरुण जी, जैसे आपने बात करी कि राइट वैल्यूएशन पे रहेंगे तो एक मोटा मोटा ये तो मार्केट का ट्रेंड हो गया, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें स्मॉल और मीडियम बिजनेसमैन की, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो इन्वेस्ट करना चाहे, ग्रो करना चाहे, तो उनके लिए क्या आपकी एक एक्सपर्ट एडवाइस होगी? इन्वेस्टमेंट के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी हमेशा, आप जो इन्वेस्टर है वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगा वहां पैसा वो इन्वेस्टमेंट करेगा। जैसे यहाँ पर मुझे लग रहा है, जैसे राहुल सर ने, अरे पैनलिस्ट है, मैं दूसरी चैनल पे जाता हूँ, राहुल जी मिलते, हम दोनों काफी शो साथ में किए। तो मेरा जो सेक्टर स्पेसिफिक है, मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम उसी का ही सेक्टर में सिलेक्ट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर। और मुझे लगता है दूसरा FMCG, जो कि कंजप्शन सेक्टर में लास्ट कितने साल से इतना ज्यादा रिटर्न नहीं आया है, क्योंकि ये FMCG इंफ्रास्ट्रक्चर। और सेकंड मुझे लगता है कि थोड़ा सा फर्टिलाइजर नीचे आए तो वो स्टॉक चलने चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल फर्टिलाइजर में कुछ ना कुछ फार्मर के लिए आने वाला है। तो फर्टिलाइजर में भी लेटर वन भी अगर करेक्शन हो तो ये 3 स्टॉक्स मुझे पसंद है, इनमें पैसा डालना चाहूंगा। जी, इन 3 स्टॉक सेक्टर है जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक इसलिए क्योंकि वहाँ स्पेंडिंग ज्यादा है। अभी आप देखें तो इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ ही नहीं जितना चाहिए उतना, अभी भी बहुत पेंडिंग है इंडिया में। अभी भी आप देखें तो काफी सारे रूरल साइड अभी भी इतना डेवलपमेंट नहीं है जितना सिटी साइड है, जितना अर्बन साइड है। तो मुझे लगता है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स है, अगर थोड़ा सा करेक्शन मिले, आपको मौका मिले, तो यहाँ डेफिनेटली आपका पैसा बन सकता है, जो कि दूसरे सेक्टर से काफी स्पीड में बन सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहली पसंद होनी चाहिए। सेकंड होना चाहिए आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को लोन देने वाला सेक्टर। बैंक भी अच्छा है, क्योंकि PSU बैंक ऑलरेडी रन अप में है, तो वहां पर थोड़ा सा करेक्शन का वेट करिए। जैसे 10 to 15% करेक्ट हो जाए तो बैंक्स भी एक आपके लिए बेस्ट पिक हो सकता है, ओनली PSU बैंक। ठीक है। संजय सर, सवाल आपसे है, बैंक से रिलेटेड ही है। जैसे अरुण सर ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे जो
बैंकिंग में जो होम हाउसिंग फाइनेंसिंग का काम करती है, तो इस सेक्टर को या इस स्पेसिफिक लोन देने वाले बैंकिंग को किस तरीके का बेनिफिट देखने को मिलेगा और इससे रिलेटेड स्टॉक्स पे क्या असर पड़ सकता है? देखिए, बैंकिंग में सरकार ने कुछ सेक्टर में हाउसिंग को देने की चेष्टा की है और कुछ फंड भी एलोकेट किया उसके लिए। और एक उन्होंने स्कीम की है कि स्टैम्प ड्यूटी की भी डिडक्शन की है वुमेन एंटरप्राइज को, वुमेन ऑनर को। तो उस केस में क्या है कि हाउसिंग की कुछ बेनिफिट मिलेगी और कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बेनिफिट अगर इसमें आती है अपने सामने, तो ये बैंकिंग सेक्टर की में बहुत अच्छा, मतलब क्या है कि फ्यूचर में अपना ब्राइटनेस ऑफ द है बैंकिंग सेक्टर हाउसिंग के लिए। वैसे भी सरकार की बहुत है कि सबके अपना 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 हाउसिंग होना चाहिए, सबके अपने फ्लैट्स होने चाहिए, कोई भी रेंट में नहीं रहे। ये गवर्नमेंट्स की बहुत पुरानी स्कीम है। तो मेरे हिसाब से कि इस बजट में वो देने की कुछ चेष्टा की गई है। बाकी तो देखिए आने वाला समय बताएगा कि इसमें उनको मार्केट कैश को कैसे लेता है। अच्छा, इस ठीक है सर। बजट में एक चीज और नोटिस की है कि बैंक, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की बात चल रही है, बैंक डिपॉजिट इंसेंटिव पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखा गया है। और पिछले दिनों जैसे हम देखा था कि एसबीआई ने भी एक अमृत दृष्टि करके बैंक डिपॉजिट पे स्कीम को चलाया था, जिससे बैंक डिपॉजिट इंकरेजमेंट हो। तो इस बजट में क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट इसको कंटिन्यू करेगी और कुछ अच्छा देगी, ताकि जो बैंक डिपॉजिट का एक बड़ा गैप आ रहा है वो फिल्ड हो सके बीच में? ये मेरा जनरल सबसे सवाल है, मैं सबकी राय जानना चाहूंगी इस बारे में। देखिए, इसमें बैंक डिपॉजिट पे गवर्नमेंट्स की है जो है कि स्पेकुलेटिव मार्केट जैसे बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोगों की सेविंग्स भी अभी कुछ दिन में हमने पढ़ी थी, सेविंग्स भी स्पेकुलेटिव मार्केट की तरफ जा रही है। लेकिन हमारा मार्केट ऐसे इतना बड़ा होते जा रहा है कि अब ये स्पेकुलेटिव जाएगा। जैसे हमारे डीमेट भी 16 करोड़ के करीब अकाउंट्स हो गए हमारे इंडिया में, जो पहले बजट कोरोना के समय हमारे 1.5 करोड़ के अकाउंट थे। तो स्पेकुलेटिव नेचर की एक्टिविटी, अब ये लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, लोग उधर मूव कर रहे हैं, तो उसको बैलेंसिंग मेरे हिसाब से होना चाहिए और गवर्नमेंट उसकी चेष्टा कर रही है कि ये बैलेंसिंग वो एसबीआई की अपनी जो रूल्स ये बताया कि स्कीम जो निकाली है, तो उसी का सब प्रावधान है कि लोगों को क्या है कि बेनिफिट मिले और सेविंग्स की तरफ भी लोगों को थोड़ा टिल्ट करे। खाली स्पेकुलेटिव में लोगों का ध्यान नहीं रहना चाहिए, दोनों बैलेंसिंग लेके लाइफ चलना चाहिए। जी राहुल जी, आपकी क्या राय है इस बारे में? जी, अगर आप देखें तो मैं इसको स्टार्ट करूंगा थोड़ा इंडियन इकोनॉमी से, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी 7 से 8% से ग्रो कर रही है, कंसिस्टेंटली ग्रो करती रहेगी आने वाले डेकेड के अंदर जो एक्सपेक्टेड है। ये सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट को पैसा तो चाहिए ही होगा, और पैसा रेज करने का तरीका एक ही है कि पैसा बाजार से रेज करा जाए या कैपिटल एक्सपेंडिचर रेज करा जाए। तो जो बाजार से रेज करने का स्ट्रक्चर है वो बैंकिंग डिपॉजिटरीज के थ्रू ही किया जा सकता है। एंड ऑफ द डे जो मार्केट के अंदर, जो इकोनॉमी के अंदर सेविंग्स है लोगों की, अगर वो पैसा यूज होता है थ्रू डिपॉजिटरी इनटू गवर्नमेंट ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वो सबसे बड़ा बूस्ट रहता है, चाहे आप हिस्ट्री में किसी भी देश की ग्रोथ को देखें। तो आई थिंक गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग सिस्टम के थ्रू इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर पैसा आए, क्योंकि जो इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी है वो आई थिंक इट्स द सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और तो इसका स्पेंडिंग पावर जो है वो इस समय पब्लिक के पास जो है वो पूरी तरह गवर्नमेंट उसको टैप नहीं कर पा रही है फॉर द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमी। तो लोड जो है पूरा गवर्नमेंट के ऊपर है। तो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू कि आगे चल के 4 से 5 सालों के अंदर ये जो कंज्यूमर स्पेंडिंग, जो जनता का पैसा है, वो सिस्टम के अंदर आए, चाहे डिपॉजिटरी के थ्रू आए, चाहे स्टॉक मार्केट के थ्रू आए, चाहे और अदर सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो डिपेंडेंसी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे है वो थोड़ी कम हो, और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े ज्यादा एक्टिव हो और कंट्रीब्यूट करे इंडिया के ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी की तरफ। तो चंदन जी, आपसे पूछते क्या लगता है, ये जो ट्रेंड आया है ये हमें प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिल सकता है क्या? प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में अगर हम बात करें, डिपॉजिट का माफ गैप माफ कीजिए, मैं मेंटेन आपका करने के लिए। क्वेश्चन पूरी तरह सुन नहीं पाया। आपकी आवाज़ थोड़ी जी चंदन जी, आप आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? जी जी जी। चंदन जी, मेरा सवाल ये है कि जो ये ट्रेंड हमने देखा, जो एसबीआई ने खूब चलाई और सरकार ने भी इस बजट में जो है बैंक डिपॉजिट इंसेंटिव पे काफी जोर डाला है, तो क्या ये ट्रेंड हम प्राइवेट सेक्टर में देख सकते हैं बैंकिंग के, अगर इसमें बात करें देखिए, कल देखने को मिल सकता है? आरबीआई गवर्नर ने भी कंसर्न रेज किया था कि जो इंडिया की फाइनेंशियलाइजेशन है उससे लिक्विडिटी की इशू आ रही है बैंक्स में।
पर मैं फंडामेंटल तौर से इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इनकम टैक्स जो है एक रेवेन्यू कलेक्शन का कोड है, ये रेगुलेशन का कोड नहीं है। आप कोई चीज आपको स्पेक्युलेटिव लगती है, आपको नहीं पसंद आता, आप उसको ज्यादा टैक्स डाल के मार दें, तो इससे आपकी कंप्लायंस रेगुलेशन और एजेंसीज की ताकत पे इट जस्ट फील्स यू आर शॉर्ट ऑफ आइडियाज कि आपने अल्टीमेटली इनकम टैक्स कोड को यूज किया किल करने के लिए। अच्छा, ये है कि कितना बढ़ गया अभी जो जीडीपी टू स्टॉक मार्केट का जो रेशियो है, इंडिया इज नॉट वन ऑफ द बिगेस्ट, इट्स नॉट इन वल्नरेबल स्टेज, अभी भी आप फिफ्थ हैं। तो इतना कोई डेंजर लेवल रीच हुआ नहीं है जो आप इतना पैनिक कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि नहीं इसमें स्पेकुलेशन बहुत है, तो वो इसका इनहेरेंट नेचर है। आप किसी इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को चूज करने से ऐसे नहीं रेस्ट्रिक्ट कर सकते कि इसमें सरकार ज्यादा लेगी, इसमें कम लेगी। ही हैज टू डिसाइड फॉर व्हाट सूट्स हिम। क्या पता मेरा स्किल ज्यादा हो स्पेकुलेशन कर F&O में, या किसी और इंस्ट्रूमेंट को चूज करने में किसी का ना हो। आप एक ब्लैंकेट मेजर करके आपने मेरिट को किल किया है इसमें। तो इससे मैं बहुत सहमत तो नहीं हूँ। और या तो हम उस वल्नरेबल स्टेज पे होते। अब मैंने इस पे बहुत लिखा है कि जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं और जो यूट्यूब पे ऐसी चीजें कर रहे हैं, उनको आप रेगुलेशन से कंट्रोल करिए, ब्रिंग देम अंडर द लॉस। पर ये पूरी इंडस्ट्री पे ऐसे ब्लैंकेट मेजर लगाना ठीक नहीं है। हाँ, बैंक्स नीड लिक्विडिटी, पर क्या आप इस सिचुएशन में थे अभी कि आपने इस तरह का एक नेगेटिव वाइब क्रिएट कर दी इकोनॉमी में? मेरे ख्याल से नहीं। और ब्रॉडली भी मैं अगर बजट का स्ट्रक्चर देखूं, भी मैंने फाइन प्रिंट नहीं देखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके सेंटर पे इंडिविजुअल नहीं है। कॉर्पोरेट के लिए, स्टार्टअप्स के लिए आपने एंजल टैक्स हटाया, बहुत अच्छा किया। 56 to 7 भी टैक्स का रिविजन बन गया था, आपने उसको हटाया, बहुत अच्छा किया। फॉरेन कंपनीज के लिए 40% से आप 35% लेके आए, बहुत अच्छा किया। अब मैं देखूं इंडिविजुअल की तरफ, अरे LTCG बढ़ गया, STCG हो गया, फिर तो ये दिखता है कि सरकार के सेंटर पे कौन है। तो थोड़ा उसमें या तो फिर उसका बहुत ऐसे रैशनलाइजेशन हो, डेंजर लेवल पे हो, तो सारे प्रूडेंट लोग ये कहेंगे कि नहीं नहीं ये बिल्कुल जरूरी था। तो उस तरह का अभी मुझे थोड़ा नेगेटिव कदम लगा। और या इसकी कोई और रैशनलाइजेशन हो तो गवर्नमेंट विल हैव टू ब्रिंग आउट ए व्हाइट पेपर ऑन दिस। ठीक है। अरुण सर आप और राहुल सर, आप दोनों लोगों से सवाल है, और सवाल ये कि गवर्नमेंट ने अभी इस साल एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ का फंड अलॉट किया है, जबकि पिछली बार ये 1.25 लाख करोड़ का था, अराउंड 21% का ज्यादा है। तो इसमें अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा मार्केट है पूरा का पूरा, आप दोनों लोगों से ये सवाल है, तो इससे क्या असर देखने को मिलेगा और कौन कौन सी इसमें से स्पेसिफाइड होगा, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, या हम बात करें जो सीड्स वगैरह वाली इंडस्ट्री है, या ट्रैक्टर हार्वेस्टर, इनमें तो किस तरीके का ओवरऑल मार्केट देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी इंडस्ट्री। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी फोकस करने को, जोर देने पे फोकस किया है कि हाँ यहाँ पे एग्रीकल्चर प्राकृतिक फार्मिंग जो है उस पर ज्यादा जोर डाला जाए। तो ये ओवरऑल किस तरीके से देख रहे हैं आप दोनों लोग इसको? देखिए, पहले से ही बीजेपी गवर्नमेंट का 2 साल पहले स्टेटमेंट ले लीजिए कि उनका स्टेटमेंट ही था कि फार्मर की इनकम को डबल करना, तो फार्मिंग की ओर तो स्पेंड बढ़ेगा। और जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट के बाद उनको पता चला कि रूलर उसके हाथ से जा रहा है, रूलर जा रहा है, तो वहां पर ज्यादा फोकस होगा स्पेशली फार्मर के लिए। और मैंने जैसे पीछे भी बताया था, और आने वाले दिनों में और आने वाले दिनों में फर्टिलाइजर या तो फार्मिंग के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर और पैसा स्पेंड होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर जो कंपनीज है, जैसे सीड्स कंपनी है, एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी कंपनी है, जैसे ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी हो, कोई सीड्स बनाने वाली कंपनी हो, या तो फिर ऑर्गेनिक फार्म करने वाली कंपनी, उसमें और तेजी आने वाली है, क्योंकि उस गवर्नमेंट वहाँ सब्सिडी देगी या तो कुछ भी करके वहां पर ज्यादा स्पेंड करने की कोशिश करेगी, जिससे रूरल इकोनॉमिक बूस्ट होगी। जैसे रूरल इकोनॉमिक बूस्ट होगी तो वहाँ ऑटो है, टू व्हीलर है, ऑटो में ट्रैक्टर है, इस जितने भी इनसे जुड़े हुए सेक्टर है उसमें डेफिनेटली कंजप्शन बढ़ेगा, और कंजप्शन बढ़ेगा तो मार्केट में पार्टिसिपेशन भी आएगा। राहुल सर आप बताइए कि किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको ओवरऑल? जी, तो अगर आप बजट में देखें तो गवर्नमेंट ने एक बात बड़ी स्पेसिफिकली बोली है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नेचुरल ग्रोथ विदाउट फर्टिलाइजर्स, और उसका इम्पैक्ट आपने केमिकल और फर्टिलाइजर्स के ऊपर स्टॉक्स के अंदर आज देखा है, क्योंकि केमिकल और
फर्टिलाइजर्स जो हैं, गवर्नमेंट इज सेइंग कि आप बिना उसके फार्मिंग को सपोर्ट करना चाहते हैं। एक नंबर 2, इसमें गवर्नमेंट ने सी फूड फार्मिंग के ऊपर बड़ा हाईलाइट किया है, उसके अंदर उसने एक्सपोर्ट सब्सिडीज बढ़ाई है। तो ऑलरेडी अगर आप देखेंगे जो सी फूड एक्सपोर्टर्स है, जैसे अवंती फीड हो गया, इनके स्टॉक्स ऑलरेडी ऊपर हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट का है, देखिए गोल गवर्नमेंट का बहुत क्लियर है, वो फार्मिंग सेक्टर को सपोर्ट करना चाहती है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस सेक्टर है, सबसे ज्यादा इश्यूज जो आ रहे हैं, उसकी जो सप्लाई चेन है वो लोगों को डीमोरलाइज कर रही है। आगे जो करंट जनरेशन है, दे डोंट वांट टू गेट इनटू, तो उनको थोड़ा गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करना चाह रही है, जिससे फार्मिंग को सपोर्ट मिले, सिस्टम को सपोर्ट मिले, और थोड़ा ये ऑर्गेनाइज इकोसिस्टम क्रिएट हो जाए फार्मर्स के लिए। देखिए ये गोल है गवर्नमेंट का। रही बात मार्केट्स की, मार्केट्स को फार्मिंग के जो स्टॉक्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर को छोड़ दीजिए, उसके अलावा इसकी प्रोग्रेस देख के ही मार्केट रिस्पॉन्ड करेंगे और स्टॉक्स इसके रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इट्स नॉट अ ओवरनाइट प्रोसेस। इसको क्या इम्प्लीमेंटेशन रहती है इसके आगे 3 से 6 महीने में, उसके बाद डिपेंड करेगा कि मार्केट उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करती है। आई डोंट थिंक कि आगे आपको इमीडिएट के अंदर आगे 15 दिन या 1 महीने के अंदर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जी सर, थैंक यू सर, आपने ये जो जवाब दिया। इसके अलावा ताउरा, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे किसी से? मैं एक समराइज करना चाहूंगी, जैसे डिस्कशन के स्टार्टिंग में ये बात हुई थी कि फर्टिलाइजर से और एग्रीकल्चर से लोगों को काफी उम्मीदें थी कि बजट में शायद सरकार कोई बड़ा अनाउंसमेंट करे, लेकिन ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला। क्योंकि हमने ये एग्रीकल्चर की ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करी, तो क्या लगता है कि ये दोनों बातें बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी सी लग रही है। एक तरफ बजट में इतना अच्छा उम्मीद जो थी वो नहीं मिली इस सेक्टर को लेकर, और एक तरफ हम लोग इस सेक्टर में बात कर रहे हैं। तो क्या मतलब सरकार की क्या रहा होगा स्ट्रैटेजी? एक तरफ वो इतना ध्यान दे रही है इस फार्मिंग की ओर, और एक तरफ बजट में इतना कुछ खास उनके लिए स्लैब आया नहीं। ये मैं सबसे ही छोटी छोटी एक राय जानना चाहूंगी। संजय जी से शुरुआत करते हैं। देखिए, आपने जो बोला एग्रीकल्चर में आउटले बढ़ा है, बिल्कुल करेक्ट है, लास्ट ईयर से आउटले बढ़ा है, लेकिन इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डाले तो बहुत ज़्यादा आउटलेट गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया है। उसमें इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट मनी में होता है हमारा, लास्ट ईयर के कंपेयर में। तो 5-6% की इन्फ्लेशन इम्पैक्ट हमारी मनी में ऑलवेज रहती है, नंबर 1। नंबर 2 की सरकार ने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बातें बोली है, तो फार्मिंग की बातें तो बहुत अच्छी बोली है, फर्टिलाइजर की बेस कम कम होना चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में इनको फार्मर की इनकम जब भी डबल या ट्रिपल होगी जब हम टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज करेंगे। टेक्नोलॉजी मतलब ये फर्टिलाइजर नहीं होती है, टेक्नोलॉजी मतलब सो मेनी टेक्नोलॉजीज। आज आउट ऑफ राइट। इंडिया की हम बात करें तो वो लोग टेक्नोलॉजी यूज करके फार्मिंग को सब डबल ट्रिपल अपनी कर रहे हैं, ईल्ड उनकी ज़्यादा हो रही है। हमारी इंडिया में उतनी ईल्ड नहीं होती है। तो खाली ये बोलने से कि हम फार्मर की इनकम डबल कर देंगे या ट्रिपल कर देंगे, वो पॉसिबल जब ही होगा जब हम टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को उसमें कुछ काम करना चाहिए, और वो वैसे टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कुछ कुछ बदलाव आते रहते हैं, गवर्नमेंट कुछ कुछ स्कीम लॉन्च करती रहती है इस सेक्टर के ऊपर भी। तो आने वाला समय होप्स हो कि अच्छा होना चाहिए फार्मर के लिए और कंट्री के लिए। जी अरुण जी, आपकी एक टिप्पणी छोटी सी इस पर। देखिए, जो फार्मिंग में जैसे संजय सर ने बताया, फार्मिंग में इनकम डबल करना मतलब टेक्नोलॉजी लाना, वो एक दिन का प्रोसेस नहीं। जैसे सर ने भी बताया, ऑर्गेनिक फार्म को डेवलप करने के लिए कम से कम 6-8 महीना 1 साल आराम से लग जाता है। उसके बाद उसकी जो इनकम है उसके बाद पता चलती है कि वहाँ कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो वो लेटर ऑन प्रोसेस है। इसलिए मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट आने वाले दिनों में बजट से आगे होके भी फार्मिंग में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट लाने के लिए डेफिनेटली, जैसे उनका स्टेटमेंट आते हैं उसके हिसाब से लगता है कि गवर्नमेंट और स्पेंड करेगी ही करेगी। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट को सेकंड थिंग, गवर्नमेंट को रूरल के साइड डेवलपमेंट लाना ही लाना है। तो उसको फार्मिंग और फार्मिंग से जुड़े जितने भी टेक्नोलॉजी है वो भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तब जाके कुछ ऑर्गेनिक फार्म या तो फिर ऑर्गेनिक जो बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती, वो बढ़ावा हो सकता है और इनकम डबल हो सकती है। इससे अलावा अब ठीक है कि स्टेटमेंट देने से, आपने बताया स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा, बरोबर है, स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली उसके ऊपर कदम काफी उठाए गए। तो उसके लिए 2 साल से प्रोसेस चल रहा है, मे बी इट विल टेक 1.5 ईयर, और देन आपको वहां पर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल डिस्कशन बजट को लेके।
थैंक यू सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम हम लोगों के साथ शेयर किया। हमारे दर्शकों को काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी इससे, जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है बजट को काफी हद तक डिकोड करने में हेल्प की। थैंक यू सो मच सर, संजय सर, अरुण सर, चंदन सर, राहुल सर, और साथ में मेरी Thank you. सहयोगी ताउरा, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ताउरा जी। तो ओवरऑल Thank ये you. था डिस्कशन हमारा। थैंक यू। ओके, धन्यवाद थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप दोनों को भी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। रिकॉर्ड कर रहा था जी, तो ये था हमारा ओवरऑल डिस्कशन बजट को लेके। उम्मीद करते हैं आपको ये बजट के बारे में ओवरऑल सारा डिस्कशन करके समझ में आया होगा, और गवर्नमेंट के बजट को आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से ये जो गवर्नमेंट का इस साल का ये जो नई सरकार का नया बजट है। हम नई सरकार का नया बजट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब ये जो नई सरकार आई है, ये एनडीए की सरकार है, जहाँ पे एक तरीके से गठबंधन की सरकार है। उस सरकार ने जो बजट बनाया है, किस तरीके से बजट बनाया है, और उस बजट के क्या फायदे क्या नुकसान, किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इसका फायदा होगा, किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इसका नुकसान होगा, ये ओवरऑल हमने डिस्कशन किया। तो अभी के लिए केवल इतना ही, और ऐसे ही जुड़ी जानकारी के लिए बने रहिए बिजनेस न्यूज भारत के साथ। आपके साथ हम ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि हमें आपसे आपकी तरफ से ज्यादा